नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन में शामिल प्रश्न न केवल झारखंड बल्कि बिहार तथा अन्य सभी राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्व में पूछे जा चुके हैं तथा आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की अत्यंत प्रबल संभावना है। इसलिए यह सेशन न केवल जेएसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सचिवालय सहायक और जेपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है, इनके साथ साथ यह बिहार दरोगा के लिए भी यह सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन के द्वारा आप स्वयं को जांच भी सकते हैं तथा अपनी तैयारियों को स्वयं से परख सकते हैं तथा अपनी तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर आप लेकर जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का डिटेल्ड पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं तथा हमारा आज का पहला प्रश्न है, सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपके बुध, पृथ्वी, शुक्र और शनि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह जो है ऑप्शन ए बुध है। यहाँ यदि हम लोग सौर मंडल की संरचना को समझते हैं तो सूर्य के पश्चात बुध आपका बुध आता है, इसके पश्चात आपका शुक्र ग्रह है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, आपका शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह सौर प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा हमारी सौर प्रणाली में वर्तमान समय में केवल 8 ग्रह ही हैं। इसके अंदर के 4 ग्रह मंगल, पृथ्वी, शुक्र और मरकरी या बुध, इन चारों को पार्थिव ग्रह की संज्ञा दी जाती है। 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह की संज्ञा, क्योंकि इनका जो सतह है ये पृथ्वी के समान इन सभी ग्रहों का सतह चट्टानी सतह है। वहीं बृहस्पति और उसके बाद के ग्रह के जो सतह है ये गैस से बने हुए हैं। गैसियस सतह होने के कारण इन्हें जोवियन या बाह्य ग्रह के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ध्यान रखिएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 4 ग्रहों को हम लोग जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह के रूप में भी जानते हैं। और यदि हम लोग आकार के अनुसार देखें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह जो है यह पार्थिव ग्रह से बड़े ग्रह होते हैं। ध्यान रखिएगा आकार के अनुसार ये चारों ग्रह बड़े हैं। इसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह सबसे बड़े होते हैं। इसके पश्चात जो है आपका पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ध्यान रखिएगा पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन है आपका ग्रीनलैंड, आइसलैंड, कैरोलाइन द्वीप समूह और हवाई द्वीप। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ध्यान रखिएगा। और ग्रीनलैंड है कहां पर? यदि हम लोग वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो कनाडा के ऊपर उत्तरी अमेरिका में एक देश है कनाडा। कनाडा के यहाँ बगल में एक बड़ा द्वीप समूह हम लोग को दिखाई देता है। यह क्या है? यह है आपका ग्रीनलैंड। और यह मूल रूप से उत्तर में आर्कटिक सागर और दक्षिण में अटलांटिक महासागर के मध्य में यह स्थित है। और वर्तमान समय में यदि हम लोग ध्यान दें तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की राजशाही का इस पर अधिकार है। डेनमार्क की राजशाही का अधिकार ग्रीनलैंड के ऊपर है और ग्रीनलैंड वर्तमान में एक स्वायत्त देश है। वहीं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है यह है आपका न्यू गिनी। ध्यान रखिएगा न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। ध्यान रखिएगा। और हाल ही में न्यू गिनी द्वीप समूह पर स्थित देश पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यात्रा भी की गई थी। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है आपका बोर्नियो द्वीप समूह। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा
द्वीप है। और एशिया में बोर्नियो, ध्यान रखिएगा, बोर्नियो आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप है। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन है आपका मंगोलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है। यदि हम लोग वर्ल्ड मैप को देखें तो वर्ल्ड मैप में एशिया महाद्वीप के ऊपर में देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या है तो रूस देश है, इसके नीचे में आपका मंगोलिया और इसके नीचे में चीन है। तो इन दोनों के मध्य, रूस और चीन के मध्य आपका मंगोलिया में और कुछ भाग जो है आपका चीन में गोबी मरुस्थल का आता है। और यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। मंगोलिया में स्थित गोबी मरुस्थल एक ठंडे रेगिस्तान का उदाहरण है, ठंडे रेगिस्तान का उदाहरण है। उल्लेखनीय तथ्य है कि ठंड के समय यहाँ का जो तापमान है यह 0 से -40 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। और गोबी मरुस्थल के अधिकांश भाग की हम लोग बात करें तो यह एशिया महाद्वीप के मंगोलिया में ही फैला हुआ है। उल्लेखनीय तथ्य है कि सहारा मरुस्थल जो है, सहारा मरुस्थल जिसे हम लोग विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल के रूप में जानते हैं, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल, एक ठंडा मरुस्थल। तो मंगोलिया में स्थित गोबी मरुस्थल आपका ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है, वहीं सहारा मरुस्थल जो है वह गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के समीप स्थित सतह का नाम है। ऑप्शन है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, बी है ट्रोपोस्फीयर, सी है थर्मोस्फीयर और डी है मेसोस्फीयर। बी आपका मेसोस्फीयर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के सबसे समीप स्थित सतह को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक सतह को ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और हम लोग हमारे वायुमंडल को कुल 5 भागों में विभाजित करते हैं। ये 5 भाग कौन कौन है? तो हिंदी में यदि हम लोग देखें तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के पश्चात हमारा आता है समताप मंडल, समताप मंडल, इसके पश्चात हमारा आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल और फिर ताप मंडल, ताप मंडल के बाद बहिर्मंडल का स्थान आता है जिसे हम लोग एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। ताप मंडल को थर्मोस्फीयर, ताप मंडल को थर्मोस्फीयर, मध्य मंडल को हम लोग मेसोस्फीयर कहते हैं, मेसोस्फीयर, और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, साथ ही क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर की संज्ञा दी जाती है। अब क्षोभ मंडल जो है यह वायुमंडल की सबसे निचली परत को माना गया है और ध्रुव पर, ध्यान रखिएगा, जो हमारा पोल है वहां पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और जो हमारा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। और पृथ्वी में जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे आपका कोहरा हो गया, कोहरा या बादलों का बनना, या आपका ओस हो गया, पाला हो गया, वर्षा हो गया, ये जितने भी मौसमी घटनाएं हैं ये सभी क्षोभ मंडल तक ही सीमित हैं। और इस परत में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में क्या होती है? तापमान में गिरावट होती है। और प्रत्येक 1 किलोमीटर पर, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर जो तापमान है उसमें 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जाती है। उल्लेखनीय तथ्य है कि क्षोभ मंडल से ऊपर जैसे ही हम लोग समताप मंडल में बढ़ते हैं तो तापमान में पुनः वृद्धि होने लगती है, यह भी ध्यान रखिएगा। और क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट को हम लोग सामान्य ताप पतन दर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सौर प्रणाली में है, ऑप्शन क्या है? ए 6 ग्रह, बी 8 ग्रह, सी 7 ग्रह और डी 9 ग्रह। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सौर प्रणाली में कुल 8 ग्रह है। तो सौर प्रणाली के अंतर्गत हमारा सूर्य और अन्य ग्रह शामिल हैं। और सौर प्रणाली में शामिल सारे खगोलीय पिंड आपस में एक दूसरे के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आपस में बंधे हुए हैं। और ये सारे खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं।
उल्लेखनीय तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है, जिसके कारण पृथ्वी की सौर प्रणाली में वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। अन्यथा पूर्व में यदि हम लोग देखें तो कुल 9 ग्रह थे प्लूटो को लेकर के, और वर्तमान समय में सौर प्रणाली के अंतर्गत प्लूटो को एक क्षुद्र ग्रह की में रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर है। कितना अंतर है? ऑप्शन है आपका 5.5 घंटा, बी 2.5 घंटा, सी 6 घंटा और डी 5 घंटा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में आपका ऑप्शन ए 5.5 घंटे का अंतर देखा जाता है। और जैसे ही हम लोग 1 डिग्री देशांतर, ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर पार करते हैं तो 4 मिनट के समय में परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, 4 मिनट का परिवर्तन होता है 1 डिग्री देशांतर पार करने में। और भारत का जो मानक समय है वह आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। यदि हम लोग इस मिनट के साथ में इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वह आपका कितना आएगा? 5.5 घंटे का समय आता है। कहां से? तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। यदि हम लोग देखें तो इंग्लैंड में जब 12 बजे का दोपहर हुआ होगा, दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उस समय भारत में शाम के 5:30, ध्यान रखिएगा, शाम के 5:30 बजे होंगे। अगला प्रश्न है, कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? ऑप्शन है आपका ए ओरियन, बी स्कॉर्पियो, सी प्लीडिस और डी उर्सा मेजर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सप्तऋषि जो है आपका ऑप्शन डी उर्सा मेजर को सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में आकाश में रात्रि के समय दिखाई जाने वाला जो तारा समूह है वह सप्तऋषि तारामंडल है। और प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में बिग डिपर, इसका अन्य नाम क्या है? तो बिग डिपर या उर्सा मेजर, ध्यान रखिएगा, इसे बिग डिपर या उर्सा मेजर कहा जाता है, जिसे भारतीय खगोल विज्ञान में सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। इस तारा समूह में तारों की कुल संख्या 7 है, जो भारतीय परंपराओं के 7 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए बायोस्फीयर, बी लिथोस्फीयर, सी एटमॉस्फेयर और डी हाइड्रोस्फीयर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की बाह्य परत को लिथोस्फीयर की संज्ञा दी जाती है, और इसे हम लोग हिंदी में कहें तो स्थल मंडल भी कहा जाता है। और इसकी जो गहराई है यह 10 से 200 किलोमीटर मानी गई है। इसमें ग्रेनाइट, ध्यान रखिएगा, लिथोस्फीयर में ग्रेनाइट चट्टान की बहुलता है तथा सिलिका और एल्यूमिनियम मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। यह जो है भू प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, लिथोस्फीयर जो है आपका भू प्रॉपर्टी एवं मेंटल के ऊपरी भाग को मिलाकर बनता है। भू प्रॉपर्टी और मेंटल के ऊपरी भाग को मिलाकर के लिथोस्फीयर इसकी संरचना बनती है, जो पृथ्वी की सबसे बाह्य परत है। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? ऑप्शन है आपका ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी उत्तर ध्रुवीय महासागर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। यह अमेरिका, ध्यान रखिएगा, अमेरिका और एशिया महाद्वीप को पृथक करता है। अमेरिका और एशिया महाद्वीप को प्रशांत महासागर पृथक करता है। इस महासागर की जो आकृति है यह त्रिभुजाकार मानी गई है। इसके उत्तर में आपका बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है जो रूस और अमेरिका को जोड़ता है, तथा दक्षिणी भाग जो है यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी भाग अंटार्कटिका महाद्वीप में और उत्तरी भाग बेरिंग स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। और इससे होकर ही अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन, ये भी ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह प्रशांत महासागर से होकर के ही गुजरती है। अगला प्रश्न है, एल नीनो है। ऑप्शन है आपका ए दक्षिण अफ्रीकी नदी, बी है पूर्वी अफ्रीकी भाषा, सी है एक कटाव प्रारूप,
और डी है विश्व मौसम से संबंधित। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एल नीनो विश्व मौसम से संबंधित एक घटना है। और एल नीनो मूल रूप से प्रशांत महासागर में उठने वाली एक गर्म महासागरीय जलधारा है। ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में उठने वाली एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति मूल रूप से प्रति विषुवत रेखीय जलधारा के रूप में देखी जाती है। और एल नीनो का जो प्रभाव है वह विश्व के मौसम को प्रभावित करता है और इसका एक विपरीत रूप है जिसे हम लोग ला नीना के नाम से जानते हैं। स्पेनी भाषा में एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है छोटा बच्चा। ध्यान रखिएगा, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है? छोटा बच्चा। और यह नाम जो है इसे पेरू के मछुआरों के द्वारा यह नाम दिया गया है। और यह जो नाम है बाल ईसा के नाम से प्रभावित है। बाल ईसा के नाम पर ही एल नीनो को छोटा बच्चा कहा जाता है, क्योंकि इस परिघटना का जो मूल अनुभव है यह क्रिसमस के आसपास भी किया जाता है। क्रिसमस के आसपास इस घटना का अनुभव किया जाता है। एल नीनो की परिघटना में जो प्रशांत महासागर का जो सतह का जल है वह असामान्य रूप से अधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण समस्त विश्व की जो मौसमी घटनाएं हैं वह प्रभावित होती हैं। और एल नीनो के कारण ही भारतीय मानसून भी प्रभावित होता है। और जिस वर्ष एल नीनो की घटना दिखाई देती है उस वर्ष भारत में कम वर्षा देखी जाती है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है आपका ए विद्युत झंझावात, बी प्रचंड बवंडर, सी प्रभंजन और डी झंझावात। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फिलीपींस, जापान और चीन में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को प्रभंजन कहा जाता है। और इंग्लिश में इसे हम लोग कहें तो इसे टाइफून कहा जाता है। फिलीपींस, जापान और चीन में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून की संज्ञा दी जाती है। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखें तो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अलग अलग नाम मिलते हैं, जिसे हम लोग तूफान, आंधी या चक्रवात भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर के क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों को अवदाब, ध्यान रखिएगा अवदाब, हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों को हम लोग अवदाब की भी संज्ञा देते हैं। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है, कितना है? 78, 59, 21 या 46%। कितना परसेंट पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21% ऑक्सीजन की उपस्थिति पृथ्वी के वातावरण में है। यदि हम लोग देखें कि शुद्ध और शुष्क वायु में जो नाइट्रोजन है ये आपका 78% है, ऑक्सीजन आपका 21%, आर्गन आपका 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03%, हाइड्रोजन के अतिरिक्त आपका हीलियम, ओजोन, आपका नियॉन और जेनॉन आदि अल्प मात्रा में उपस्थित है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि जितने भी अक्रिय गैस है उसमें केवल रेडॉन को छोड़ करके पृथ्वी के वातावरण में सभी अक्रिय गैस उपस्थित हैं और रेडॉन पृथ्वी के वातावरण में हमें नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः सीमित है। ऑप्शन है आपका ए विषुवतीय प्रदेशों में, बी है समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में, सी है घास के प्रदेशों में और डी है अर्ध शुष्क मैदानों में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, संसार में जो गेहूं का उत्पादन है वह मुख्य रूप से समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में किया जाता है और इस क्षेत्र तक यह सीमित है। उल्लेखनीय तथ्य है कि यह विश्व के चारागाह की एक प्रमुख फसल है और इसके उत्पादन के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुआई के समय जो आदर्श तापमान होना चाहिए वह 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए और पकने तथा काटने के समय जो तापमान होना चाहिए
वह 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। उल्लेखनीय तथ्य है कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राष्ट्र जो है वह आपका चीन है, जो पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर आपका भारत है। गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत है। और भारत में भी उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा, भारत में उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन है आपका ए यांत्रिक वेदरिंग, बी है रासायनिक वेदरिंग, सी है फॉल्टिंग और डी है फील्डिंग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट में परत उतरने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग यांत्रिक वेदरिंग कहते हैं। यांत्रिक वेदरिंग कहा जाता है। और वेदरिंग मूल रूप से अपक्षय है और यह एक ऐसी स्थैतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का स्वस्थानिक, यानी जिस स्थान पर चट्टान है उसी स्थान पर इनका विखंडन और वियोजन दोनों होता है। और यांत्रिक अपक्षय के मूल कारक को यदि हम लोग देखें तो इसमें ताप और दाब प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इनके कारण ही चट्टानों में टूट फूट आदि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन नदी और नगर दिया गया है और यहाँ पर हमें सही जोड़ा ढूंढना है कि किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। पहला ऑप्शन है सीन नदी और इसके किनारे बसा नगर कौन सा है? रोम। दूसरा है बॉन, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। आपके यहाँ नदी और नगर उलट गए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बॉन शहर है और यहाँ पर डेन्यूब नदी है। सी है बगदाद, टाइग्रिस नदी है। और डी है यहाँ पर पेरिस, यह आपका शहर है और टाइबर आपका नदी है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस कुछ उलट पुलट हो गए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसे इसी क्रम में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ कौन सा जो जोड़ा है वो मिला हुआ है? तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें ऑप्शन के अनुसार तो केवल एक जोड़ा यहाँ पर मिला हुआ है। बगदाद जो है टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं यदि हम लोग रोम को देखें तो रोम आपका टाइबर नदी के किनारे स्थित है। आपका बॉन जो है, बॉन शहर जो है यह आपका राइन नदी के किनारे है और बॉन जर्मनी का एक प्रमुख शहर है। वहीं पेरिस की बात करें तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन है आपका बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि। तो ध्यान रखिएगा ऊपर के क्रम में बृहस्पति, सूर्य और शनि। सूर्य तो हमारा मुखिया हो गया सौर मंडल का और बृहस्पति और शनि दो ग्रह हैं। मात्र एक बचता है हमारा चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। उल्लेखनीय तथ्य है कि बुध और शुक्र, ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसके चंद्रमा नहीं है। बुध और शुक्र का चंद्रमा नहीं है। इसके पश्चात पृथ्वी का एक चंद्रमा, मंगल का दो, फोबोस और डीमोस। मंगल का दो चंद्रमा है, फोबोस और डीमोस। उसके बाद बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण के कई चंद्रमाएं देखे जाते हैं, जो प्राकृतिक उपग्रह जिसे हम लोग कहते हैं। और यहाँ एक अन्य तथ्य है कि प्राकृतिक उपग्रह वैसे उपग्रह कहलाते हैं जो अपने पेरेंटल ग्रहों के चारों ओर उसी तरह घूमते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य जो आपका डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर का है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है। 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहते हैं? ऑप्शन है आपका ए प्रकाश वर्ष, बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सी एंगस्ट्रॉम और डी फर्मी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और एक एयू बराबर आपका 149, ध्यान रखिएगा, 149,597,870 और 700 मीटर, या आपका कह सकते हैं इसे 149 मिलियन किलोमीटर, 149 मिलियन किलोमीटर को
एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की संज्ञा दी जाती है। और यह जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है, जिसे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायु का आवरण सूर्य की ओर से आ रही हानिकारक परावैंगनी किरणों का शोषण करता है। कौन सा आवरण है भाई? तो ऑप्शन में दिया गया है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी ओजोन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन आवरण जो है यह परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है और सूर्य से आने वाली जो यह किरण है उसे रोक करके हमें या पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। ओजोन गैस जो है यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनी एक गैस है जो वायुमंडल के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, वायुमंडल के साथ साथ पृथ्वी की सतह पर भी यह उत्पन्न होती है। और जब वायुमंडल में यह उत्पन्न होती है तो यह एक जीवन रक्षक गैस के रूप में जानी जाती है। वहीं पृथ्वी की सतह पर जब यह उत्पन्न होती है तो इसे एक प्रदूषक के रूप में देखा जाता है। ओजोन गैस को पृथ्वी के निकट या पृथ्वी की सतह के निकट एक प्रदूषक गैस के रूप में देखा जाता है। और वायुमंडल में समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत की मोटाई, ध्यान रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए डावसन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। डावसन इकाई के द्वारा ही ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है। ऑप्शन है आपका ए 24 दिन, बी 365 दिन, सी 24 घंटा और डी 12 घंटा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि एक भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्त काल है ऑप्शन सी 24 घंटे का होता है। और भू स्थिर उपग्रह जो है पृथ्वी के एक 36,000 दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो 36,000 किलोमीटर की मैक्सिमम ऊंचाई पर होता है, यहाँ पर यह अवस्थित होता है और सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष यह 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, जिसके कारण यह स्थिर प्रतीत दिखाई देता है। यानी पृथ्वी से इसे देखने पर यह स्थिर प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, भूकंप के आने का समय व उससे उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण किससे किया जाता है। ऑप्शन है आपका ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी सिस्मोग्राफ और डी गैल्वेनोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूकंप का मापन जो है मूल रूप से सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। और इससे पूर्व भूकंप का जो मापन था या उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का जो मापन था वह रिक्टर पैमाने पर भी किया जाता है। रिक्टर पैमाने पे भी इसका मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तारा कौन है। ऑप्शन है आपका बुध, प्लूटो, सूर्य और बृहस्पति। तो ध्यान रखिएगा इस ऑप्शंस में सूर्य आपका एक तारा है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो सूर्य है हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों ओर जो हमारे विभिन्न ग्रह हैं जिसमें पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, अरुण, वरुण आदि जो सौर मंडल है और विभिन्न प्रकार के जो खगोलीय पिंड है जिसमें क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं आती हैं, वो सारे के सारे खगोलीय पिंड इसी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और इनके द्वारा ही हमारे सौर मंडल की रचना होती है। उल्लेखनीय तथ्य है कि सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसका जो व्यास है वह 13 लाख, ध्यान रखिएगा, 13,90,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है तो 13,90,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है आपका ए 550 सेकेंड, बी 500 सेकेंड, सी 450 सेकेंड और डी 400 सेकेंड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में लगभग 8.3 मिनट, ध्यान रखिएगा 8.3 या 8.2 मिनट का समय लगता है। जब इसे हम लोग सेकेंड्स में निकालेंगे तो वह 500 सेकेंड के आसपास बैठता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर या परिभ्रमण लगभग कितने समय में पूरा करती है। ऑप्शन है आपका ए 360 दिन, बी 364 दिन, सी 365 दिन और डी 24 घंटे।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जो परिभ्रमण होता है अपने अक्ष पर वह 365 दिनों में पूरा करती है और इसे हम लोग पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं और यह जो वार्षिक गति होती है यह 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड का समय होता है और इस समय में ही पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। और पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो पृथ्वी की वार्षिक गति है। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा होता है। ऑप्शन दिया गया है, ए सौर मंडल का एक ग्रह, बी है शनि का एक उपग्रह, सी है गैलेक्सी और डी है क्षुद्र ग्रहीय पट्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आकाश गंगा को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और तारों का वैसा समूह जो हल्का धुंधला दिखाई देता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं गैलेक्सी कहते हैं। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो तारे होते हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है और यह जो निर्माण प्रक्रिया है एक गैस पुंज के रूप में होती है। गैलेक्सी के अंदर जो तारों की निर्माण प्रक्रिया है वह एक गैस पुंज के रूप में होती है और इस सभी समूह को गैलेक्सी की संज्ञा दी जाती है। यदि हमारी गैलेक्सी की बात करें जो पृथ्वी की है वह उसका आकार कैसा है, तो उसका आकार सर्पिलाकार है। पृथ्वी के आकाश गंगा का आकार कैसा है, सर्पिलाकार है और इसे हम लोग दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है आपका ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी नेपच्यून और डी मंगल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो ग्रह है वह आपका ऑप्शन डी मंगल ग्रह है। और सूर्य के पश्चात यह चौथा ग्रह है और पृथ्वी के समान इसका जो सतह है वह भी चट्टानी सतह है और इस चट्टानी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका जो रंग है वह कैसा दिखाई देता है, वह लाल दिखाई देता है। इसलिए मंगल को लाल ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। उल्लेखनीय तथ्य है कि नासा और इसरो के द्वारा, नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा मंगल के अध्ययन के लिए विभिन्न मिशन भेजे जा चुके हैं जहां से विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को जुटाया जा रहा है और वहां पर जीवन की तलाश के साथ साथ मनुष्य को बसाने के प्रयास भी इन दोनों संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण होता है। ऑप्शन है आपका पृथ्वी की गति, बी चंद्रमा की गुरुत्वीय आकर्षण, सी है सूर्य का गुरुत्वीय आकर्षण और डी है हवा का बहना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समुद्र में ज्वारीय तरंगों का जो मूल कारण है, जो प्रमुख कारण है, वह प्रमुख कारण चंद्रमा की गुरुत्वीय आकर्षण शक्ति है। और ध्यान रखिएगा पृथ्वी से निकटता के कारण जो चंद्रमा का ज्वारीय बल है यह सूर्य से कई गुना अधिक होता है और चंद्रमा के ही आकर्षण बल के कारण हमें ज्वार की अनुभूति पृथ्वी पर होती है। और संपूर्ण पृथ्वी पर देखें तो 12 घंटे में एक ज्वारीय चक्र संपन्न होता है और प्रत्येक ज्वार के 6 घंटे के बाद, ध्यान रखिएगा प्रत्येक ज्वार के 6 घंटे के बाद एक भाटा आता है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, कब रहती है। ऑप्शन है आपका ए 4 जुलाई को, बी 21 जून को, सी 22 दिसंबर को और डी 3 जनवरी को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वह 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी सबसे निकट होते हैं। और उल्लेखनीय तथ्य है यदि हम लोग देखें उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश मानव जनजाति निवास करती है और स्थल खंड की जो अधिकता है वह उत्तरी गोलार्ध में अधिक है। तो ध्यान रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के माह में कौन सा मौसम होता है, तो ठंड का मौसम होता है और इस समय हमें गर्मी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और उसी समय सूर्य जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है ताकि हमें अधिक से अधिक गर्मी प्राप्त हो सके। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो यह न्यूनतम दूरी है इसे हम लोग खगोल शास्त्र में उपसौर, ध्यान रखिएगा
उपसौर या पेरिहीलियन की संज्ञा देते हैं। वहीं 21 जून को बात करें तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है और संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन देखा जाता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है, कब रहती है? ऑप्शन दिया गया है, ए 4 जुलाई को, बी 30 जनवरी को, सी 22 दिसंबर को और डी 3 जनवरी को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है और इस स्थिति को हम लोग अपसौर या एपीहीलियन के नाम से भी जानते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और हमें कम गर्मी की आवश्यकता होती है, उसमें ठंडे तापमान या ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है। इसलिए जो सूर्य है यह हमसे दूर चला जाता है ताकि हमें अधिक ठंड प्राप्त हो सके। वहीं 3 जनवरी की बात करें तो 3 जनवरी को हम लोग पिछले प्रश्न में देख चुके हैं, यह उपसौर या पेरिहीलियन की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे भारी ग्रह है? ऑप्शन है आपका ए पृथ्वी, बी शनि, सी मंगल और डी बृहस्पति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है और यह एक बाह्य ग्रह है जिसका सतह गैसों से बना हुआ है। इसका सतह क्या है? गैसों से बना हुआ है। उल्लेखनीय तथ्य है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है। बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल पद से संबंधित है। ऑप्शन है आपका ए खगोल शास्त्र, बी ज्योतिष शास्त्र, सी रसायन शास्त्र और डी भू विज्ञान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्लैक होल पद से संबंधित है आपका खगोल शास्त्र या कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण और उनकी व्याख्या करते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि ब्लैक होल की खोज सर्वप्रथम आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। आइंस्टीन ने पहली बार 1916 ईस्वी में अपने सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी और ब्लैक होल जो शब्द है, ब्लैक होल शब्द का पहली बार जो प्रयोग था, यह प्रयोग आपका अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर के द्वारा ब्लैक होल पद का प्रयोग किया गया था और सबसे पहली बार जो ब्लैक होल है वह 1971 ईस्वी में पहला ब्लैक होल खोजा गया था। कब? तो 1971 ईस्वी में। यहाँ आपको एक नाम बताना है कि उस खोजे गए पहले ब्लैक होल का नाम क्या था। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। ऑप्शन है आपका ए कार्बन, बी सिलिकॉन, सी गंधक और डी फास्फोरस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो आपका सिलिकॉन है सर्वाधिक उपलब्ध अधातु पृथ्वी पर। अब यदि हम लोग देखें तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन है? तो वह है आपका ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा कितनी है? 46% है। वही दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? सिलिकॉन है, जो 27.7% मात्रा में पाया जाता है। इसके पश्चात तीसरा तत्व है जिसे हम लोग एल्यूमिनियम के नाम से जानते हैं, जो एक धातु है। ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम क्या है? एक धातु है जो 8.1% है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध धातु कौन है, तो पहले स्थान पर आपका एल्यूमिनियम होगा, उसके पश्चात आपका फेरस या लोहा हो जाएगा। और अधातु यहाँ पर पूछा गया है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और तो ऑक्सीजन नहीं है तो पहले स्थान पर आपका सिलिकॉन आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत की निम्न में से कौन पुष्टि करता है? ऑप्शन है आपका ए ग्रहणों का लगना, बी है खगोलीय परिकलन सरलता, सी है दिन रात का बनना और डी है विभिन्न ऋतुएं होना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के सिद्धांत की जो व्याख्या है वह ऑप्शन डी विभिन्न ऋतुओं का होना इसकी पुष्टि करता है।
क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अपने दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, तो वैसे वैसे पृथ्वी पर क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, सूर्य मूल रूप में निम्न से बना है। ऑप्शन है आपका ए कार्बन, बी भारी तत्व, सी हाइड्रोजन और डी हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन से सूर्य बना हुआ है। और सूर्य की जो सतह का निर्माण है वह मूल रूप से आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, आपका निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर और मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, आपका कैल्शियम और क्रोमियम तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और इसमें भी सर्वाधिक मात्रा में जो है वह सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम धातु का निर्माण करते हैं। और सूर्य को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह नाभिकीय संलयन की क्रिया से यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण सूर्य आग का एक गोला है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन है आपका धरती का उद्भव, बी है समुद्र का उद्भव, सी है तारामंडल का उद्भव और डी है ब्रह्मांड का उद्भव। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड के उद्भव से संबंधित है, और इस सिद्धांत को हम लोग महाविस्फोट सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा किया गया था। और ये कौन थे, तो पोलैंड के एक पादरी थे। इनके द्वारा ही बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया गया है, और इसमें बताया गया है कि एक समय में संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे से स्थान पे एकत्रित था, और इसमें सेकंड के अरबवें हिस्से में एक महाविस्फोट होता है, जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उसका प्रसार होता गया। और वर्तमान समय की बात करें तो इस सिद्धांत ने बताया है कि जो ब्रह्मांड है उसका प्रसार जो है आज भी जारी है। और यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है कि वर्तमान समय की बात करें हम लोग तो ब्रह्मांड में लगातार प्रसार देखा जाता है। अगला प्रश्न है, इन कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपका ए कुहासा होती है जब हवा में धुआं तथा धूल हो, बी है शुष्क हवा कपास को काटने और बुनने के लिए जरूरी है, सी है बादलों वाली रात साफ रात से ज्यादा गर्म होती है, और डी है संतृप्त वाष्पकण गैस के नियमों का पालन करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बादलों वाली रात साफ रात से ज्यादा गर्म होती है। कारण क्या है, जो बादल हैं वह उष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए दिन भर की जो गर्मी होती है उस गर्मी को जो बादल है वह ऊपर जाने नहीं देती है, और रात जो होती है गर्म हो जाती है। इसलिए हम लोग अमूमन देखते हैं कि बरसात के दिनों में जब बारिश होती है और बादल लगे होते हैं तो रात में हमें गर्मी लगती है, जबकि साफ आसमान वाली रातें अधिक ठंडी होती हैं। तो ज्योग्राफी के एमसीक्यू सेट 1 का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।